हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर एसएस मैम। मैं वापस आ गई हूँ आप लोगों के पास में स्कॉलर्स बैच के अंदर हमारी इस सीरीज का आखिरी लेक्चर लेकर। ये स्टूडेंट्स, पता ही नहीं चला कितना टाइम बीत गया ना। हम लोगों ने कहाँ लिविंग वर्ल्ड से शुरू किया था, कितने टाइम पहले शुरू किया था, और फाइनली आज हम इस सीरीज के आखिरी लेक्चर में पहुंच चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th एनसीईआरटी का लास्ट यूनिट, लास्ट चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। कुछ ना कुछ ये लिंक्ड है प्रीवियस चैप्टर से। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी फंक्शनिंग है वो सब कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड वे में होती है। दो तरीके से हम कंट्रोल करते हैं। एक होता है हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू कंट्रोल करना चीजों को, उसके थ्रू कोऑर्डिनेशन करना। लेकिन हमारे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बहुत फास्ट होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं। क्या कह रही हूं मैं? चलिए लेक्चर शुरू कर रहे हैं। कि हमारे जो इम्पल्सेस होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, वो फास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड होते हैं। प्लस हमारी बॉडी के अंदर हर स्पेसिफिक छोटी छोटी लोकेशंस पर ये जाएं जरूरी नहीं है। तो इसीलिए बॉडी की एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेशन के लिए हम लेकर आते हैं कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड्स को और उन ग्लैंड्स में से निकलने वाले कुछ केमिकल्स को। आज का चैप्टर इन्हीं ग्लैंड्स और इन्हीं केमिकल्स के नाम पर रहेगा। ये केमिकल्स कौन है? इन्हीं केमिकल्स को तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने हार्मोन का नाम दिया है। अगर आप इसकी एनसीईआरटी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पता है क्या बोल रहे हैं? नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स। नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स हम इन लोगों को कहते हैं। ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं, रिलीज्ड इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम क्वांटिटी में ये रिलीज होते हैं। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट सुनिए। इसी के बारे में और बातें कर रही हूं, इसी की तारीफें कर रही हूं मैं। यानी कि ये केमिकल्स कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये केमिकल्स हमारी बॉडी में बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज होते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड। डायरेक्टली ब्लड में ये रिलीज हो जाते हैं और फिर ब्लड से पूरी बॉडी में पहुंचते हैं। बहुत ही टारगेटेड होते हैं ये, एक स्पेसिफिक टारगेट पे ही जाकर काम करेंगे। अब देखो भाई, बॉडी में ब्लड में रिलीज हो गए, ब्लड तो पूरी बॉडी में जाएगा पर पूरी बॉडी को अफेक्ट नहीं करेंगे। जो जो इनका काम है स्पेसिफिक टारगेट्स पर ही ये काम करते हैं। ये सब इन हार्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। ये हार्मोन जिन ग्लैंड से निकलते हैं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में दो तरीके के ग्लैंड्स हैं। एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिनकी प्रॉपर डक्ट होती है, और दूसरे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड जिनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड्स आपको कभी भी व्हाट शुड आई से कि इन ग्लैंड्स में आपको ऐसे लंबे लंबे डक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये तो नॉर्मली अपनी सेक्रीशन ब्लड में रिलीज कर देते हैं और वहां से ये पूरी बॉडी में चले जाते हैं। तो डक्टलेस ग्लैंड से रिलीज होने वाले नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स जो कि बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं डायरेक्टली ब्लड के अंदर और एक स्पेसिफिक टारगेट पे जाके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हीं को हम हॉर्मोन्स कहते हैं। यही हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड्स और कौन कौन से हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर हैं। यानी कि ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डायग्राम की मदद से हम इसे समझेंगे, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं सबसे बड़े ग्लैंड की बात करती हूँ। बड़ा इन द टर्म साइज में बड़ा नहीं है, बड़ा इन द टर्म काम सबसे ज्यादा पावरफुल है। ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस। ब्रेन में मौजूद होता है, एक स्पेसिफिक रीजन था हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन में। मैंने कहा था कि ये न्यूरो सेक्रेटरी है, यानी कि न्यूरॉन्स भी मौजूद है और सेक्रीशन भी करता है। पहला है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है।
और ये पिट्यूटरी ग्लैंड मेरी पूरी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसीलिए मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं इस पिट्यूटरी ग्लैंड को नाम दूंगी मास्टर ग्लैंड का, और हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है तो उसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ब्रेन में ही 3 ग्लैंड्स मौजूद हैं। पहला है हाइपोथैलेमस, जिसका नर्वस पार्ट भी है और सेक्रीशन पार्ट भी है। दूसरा, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है, और तीसरा मौजूद है पीनियल ग्लैंड। अब वहां से हम नीचे आते हैं, ब्रेन से नीचे आ गए हम कहां पर, हमारी थोरैसिक कैविटी पर। थोरैसिक कैविटी में हमें 3 ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो ट्रैकिया के चारों तरफ मुझे देखने को मिलेगा थायराइड, और वहीं पर पैराथायरॉइड ग्लैंड देखने को मिलेगा। फिर मैं इससे नीचे जब आऊंगी और लंग्स और हार्ट के पास में आऊंगी, तब एक ग्लैंड देखने को मिलेगा जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। तो ब्रेन में 3 ग्लैंड, फिर थोरैसिक कैविटी में 3 ग्लैंड, थायराइड, पैराथायरॉइड एंड थाइमस ग्लैंड। फिर नीचे आते हैं एब्डोमिनल कैविटी में 2 ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे। एक का तो नाम आ जाएगा पैनक्रियाज, और दूसरे का नाम है अड्रीनल ग्लैंड। ये अड्रीनल ग्लैंड मैं पढ़ाऊंगी स्टूडेंट्स, ये मौजूद होते हैं किडनी के चारों तरफ। किडनी को हम रीनल कहते हैं, उसके ऊपर मौजूद हैं, तो अड्रीनल ग्लैंड। वहां से नीचे आते हैं, नीचे जब हम आएंगे तो प्यूबिक रीजन में मेल्स में तो टेस्टिस देखने को मिलेगा, और फीमेल में ओवरी देखने को मिलेगी। तो यानी कि 3 ग्लैंड हमारे ब्रेन में, 3 ग्लैंड हमारी थोरैसिक, 6 हो गए। 2 ग्लैंड पैनक्रियाज और एड्रिनल हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, और प्यूबिक रीजन में, लोअर एब्डोमेन में फीमेल में ओवरी, और मेल के अंदर टेस्टिस देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए अब हम एक एक करके सारे ग्लैंड्स के बारे में देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, एक मिनट, सबसे पहले मुझे आप लोगों को, यस मिल गया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये न्यूरो सेक्रेटरी है, इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का भी नाम देंगे। ठीक है, यहां पर हाइपोथैलेमस से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं उसको मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूं। या तो ये पिट्यूटरी के काम को बढ़ाने का काम करेंगे, या पिट्यूटरी के काम को कम करने का काम करेंगे। क्या बोला मैंने कि या तो ये सेक्रीशन को स्टिमुलेट करेंगे, यानी कि स्टिमुलेटरी हार्मोन होंगे, या फिर ये इनहिबिट करेंगे तो इनहिबिटरी हार्मोन होंगे। जैसे इनहिबिटरी में एक नाम बताती हूं मैं, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। हाइपोथैलेमस से निकलने वाला एक हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी के फंक्शंस को रोकता है। स्टिमुलेटरी में एक हार्मोन बता देती हूं, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक्चुअली में पिट्यूटरी में अभी मैं कुछ हार्मोन्स पढ़ाऊंगी जिनको हम गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं। वो हार्मोन के रिलीज को कंट्रोल GnRH करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या ये बात क्लियर हुई? समझिए ध्यान से। हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स बना रहा है जो कि पिट्यूटरी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। कौन सी पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने वाले होंगे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। ठीक है, वही इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी, GnRH, सोमैटोस्टैटिन वगैरह वगैरह। और बताती हूं मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात, हाइपोथैलेमस से 2 और हार्मोन निकलते हैं। एक का नाम है ऑक्सीटोसिन और एक का नाम है वेसोप्रेसिन। ये दोनों निकलते तो हाइपोथैलेमस से हैं, यानी कि हाइपोथैलेमस
थैलेमिक हार्मोन हैं, लेकिन ये स्टोर होते हैं पिट्यूटरी में, स्टोर इन पिट्यूटरी। ठीक है, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी जो कि अफेक्टेड है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस के हार्मोन निकलेंगे, इसको अफेक्ट करेंगे। पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर तो हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन का परमानेंट घर है, परमानेंट उनका स्टोरेज होता रहता है। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है और एंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है अलग अलग हार्मोन्स की मदद से? तो यहां पर हम बोल देंगे कि ये इसके डायरेक्ट कंट्रोल में है। क्लियर हो ये बात? ये हो गया हाइपोथैलेमस। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ग्लैंड पर जिसका नाम है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को मैं मास्टर ग्लैंड बोलूंगी। एक्चुअली हमारे ब्रेन के अंदर एक बोनी कैविटी होती है। उस बोनी कैविटी का नाम होता है सेला टर्सिका। उस सेला टर्सिका के अंदर मौजूद होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। एक को मैं बोलूंगी एंटीरियर पिट्यूटरी, एक को हम बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पहले मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का डायग्राम समझाती हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये हाइपोथैलेमस का रीजन है। फाइन, आगे सुनो। हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स मौजूद होंगे, वही एक्सॉन, डेंड्राइट्स, ये सब मौजूद होंगे। मैंने बोला कि हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन्स मौजूद हैं, तो आप बोलोगे कि फिर ये सेक्रीशन कैसे कर रहा है? एक्चुअली में जरा समझिए कि अगर ये मेरा न्यूरॉन है और ये इसका एक्सॉन टर्मिनल है, तो ये इन नर्व एंडिंग्स पर हॉर्मोन्स रिलीज कर देता है। यहां पर देखिए, जरा इसको ध्यान से देखना। यहां पर मुझे बहुत क्लियरली ये हॉर्मोन्स निकलते दिख रहे हैं जो कि इस पिट्यूटरी को अफेक्ट करेंगे। ये हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, इसको अफेक्ट करेंगे। दूसरा देखो, ये न्यूरॉन सीधा का सीधा जिस पिट्यूटरी पे पहुंच गया है वो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहलाएगी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पर हाइपोथैलेमस के हार्मोन घूम फिर के आ रहे हैं, पोस्टीरियर डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन के कंट्रोल में मौजूद है। ठीक है, चलें अब हम यहां पे वापस बात करते हैं। तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने मास्टर ग्लैंड बोला है। सेला टर्सिका कैविटी के अंदर ये मौजूद होता है। इसके दो पार्ट्स हो गए, एक का नाम हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी और एक का नाम हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इस एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर को, सिंस ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के कंट्रोल में है, न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। हाइपोफाइसिस, तो एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। चलो, मैंने आपके लिए एक आसानी हो जाए चीजों को पढ़ने में, मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है, देखते हैं। चलिए, मैंने आपको बोला एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये हो गया मेरा एंटीरियर पोर्शन और ये हो गया मेरा पोस्टीरियर पोर्शन। अब इन्हीं का अलग अलग नाम और है। ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, इसमें दो रीजन्स हैं। एक को मैंने बोला पार्स डिस्टलिस और एक को मैंने बोला
पार्स इंटरमीडिया। जबकि न्यूरोहाइपोफाइसिस में सिर्फ एक ही रीजन है और हमने उसको नाम दिया पार्स नर्वोसा। तो मैंने क्या क्या बोला? पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टिलिस और पार्स नर्वोसा। आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन एडिनोहाइपोफाइसिस का पार्ट नहीं है, आप बोलोगे पार्स नर्वोसा। आपसे ये पूछेंगे इनमें से कौन न्यूरोहाइपोफाइसिस बना रहा है, पार्स नर्वोसा। कौन एडिनोहाइपोफाइसिस बना रहा है, पार्स डिस्टिलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। एक और लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है कि जो पार्स इंटरमीडिया है ये ऑलमोस्ट मर्ज्ड है विद पार्स डिस्टिलिस, ऑलमोस्ट मर्ज्ड है। आपको इनके बीच में ज्यादा कुछ खास फर्क समझ में नहीं आएगा। चलें आगे देखते हैं। अब हम एक एक करके हम इन सबको समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं यहां से शुरू करती हूं, पार्स डिस्टिलिस। पार्स डिस्टिलिस से रिलीज होने वाला पहला हार्मोन, यहीं पे 6 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, बाकी इंटरमीडिया में मात्र 1 और नर्वोसा में सिर्फ 2। तो यहां पर देखो, पार्स डिस्टिलिस में पहला हार्मोन है जीएच। जीएच का मतलब पता है क्या है? इट इज नथिंग बट ग्रोथ हार्मोन। क्या नाम है? ग्रोथ हार्मोन। बॉडी की ग्रोथ का काम ये हार्मोन करता है। आपकी बोन्स कितनी लंबी होंगी, कितनी छोटी होंगी, हाइट कितनी होगी, इन सबको कंट्रोल करने का काम ये करता है। जैसे खली है, इतना लंबा चौड़ा आदमी, कभी कभी कुछ लोगों के अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब हम उसे जाइगेंटिज्म कहते हैं, यानी कि हाइपर सेक्रीशन हो जाता है। जब बच्चा बचपने में होता है, छोटा होता है, तभी ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सेक्रीशन हो जाता है और उसके कारण जाइगेंटिज्म होता है। कभी कभी ये भी तो देखा है कि कुछ लोग बौने होते हैं जिनका हाइट बहुत कम होता है। तो बौनेपन के कई कारण है, लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी से इंसान में बौनापन आ रहा है या बच्चे में बौनापन आ रहा है, तब हम उसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं। यानी कि यहां पर कम बना है ग्रोथ हार्मोन, हाइपो सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, एक और बीमारी बताती हूं मैं आप लोगों को। आई डोंट थिंक सो आपने देखी होगी, यूजुअली इसके केसेस कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो बहुत डरावने, बहुत दर्दनाक, भयानक से होते हैं। बच्चे में अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाए तो वो एकदम मोटा ताजा लंबा चौड़ा हो जाएगा, जाइगेंटिज्म। लेकिन कभी कभी अडल्ट्स के अंदर भी ग्रोथ हार्मोन का सेक्रीशन एकदम से बढ़ने लग जाता है, तब हम उसे एक्रोमेगेली कहते हैं, यानी कि हाइपर सेक्रीशन, हाइपर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। किसमें? अडल्ट्स के अंदर। सालों साल इस बीमारी का पता ही नहीं चलता है, इट लेफ्ट अननोटिस्ड फॉर ईयर्स। नेक्स्ट हार्मोन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन PRL, इसका मतलब है प्रोलैक्टिन हार्मोन। एक्चुअली लैक्टिन या लैक्टोवर्ड मिल्क के लिए यूज होता है। तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये फीमेल्स के अंदर मौजूद होता है एक्टिव फॉर्म में, और वहां पर ये मिल्क फॉर्मेशन का काम कराता है, मिल्क फॉर्मेशन करवाता है इन फीमेल्स। ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन कराता है। एक और हार्मोन है TSH, इसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि ये थायराइड के पास में जाते हैं और उनसे कहते हैं अपना फंक्शन बढ़ा दो। मैंने कहा था ना पिट्यूटरी सबको कंट्रोल कर रहा है, तो देखो जरा, ग्रोथ हार्मोन्स यानी कि बोन्स को कंट्रोल किया, प्रोलैक्टिन यानी कि मैमरी ग्लैंड्स को कंट्रोल किया, TSH जाकर इसने कंट्रोल किया हमारे थायराइड को। नेक्स्ट है ACTH, ACTH का मतलब है एडिनो अड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन।
जो कि अड्रीनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स का सेक्रीशन बढ़ाने का काम करते हैं। ये भागा भागा पिट्यूटरी से जाता है और जाके कहाँ पे पहुंचता है? किडनी के अड्रीनल ग्लैंड पे। अड्रीनल ग्लैंड में भी दो जगह होती है, एक मेड्यूला, एक कॉर्टेक्स, पढ़ाऊंगी मैं। कॉर्टेक्स के अंदर ये हार्मोन जाके अपना काम करता है। नेक्स्ट आ गए LH और FSH। बेटा इन दोनों को मिलाकर हम गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं। और इन हॉर्मोन्स के सेक्रीशन को रेगुलेट करने का काम ये GnRH कर रहा था, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये LH और FSH के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन का काम ये LH करता है। एक्चुअली में LH का मतलब है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और FSH का मतलब है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्या क्या करते हैं बताती हूं मैं। जैसे FSH का काम है स्पर्मेटोजेनेसिस कराना, यानी कि स्पर्म्स का रिलीज कराना। और फीमेल्स में तो स्पर्म्स नहीं होंगे, ओवम होगा, oogenesis में हेल्प करती है। LH के बारे में बता देती हूं। ये जो LH है ये मेल्स के अंदर तो एंड्रोजन रिलीज कराने का काम करता है। एक्चुअली में एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स मेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, जिसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन्स के अलग अलग हॉर्मोन्स है, उसमें से एक कैटेगरी टेस्टोस्टेरॉन की है। दूसरा आ गया ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, क्या करता है? ओव्यूलेशन करवाता है इन फीमेल्स। ये कहां कराएगा? मेल्स में। उसके अलावा जब ओव्यूलेशन होता है तो आपको आगे समझ में आएगा, एक चीज बनती है कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम के फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस का काम भी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का ही है। यानी कि गोनाड्स के सारे काम यही करते हैं। ये दोनों हमारे गोनाडोट्रॉप्स हैं। क्लियर? चलिए वापस आते हैं, और हमने पार्स डिस्टिलिस के हार्मोन देख लिए। नेक्स्ट आ गया MSH। MSH इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा। क्लियर? अब हम आते हैं पार्स नर्वोसा के अंदर, और वहां पर हम दो हार्मोन्स की बात करेंगे, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन यूजुअली फीमेल में रिलीज होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। आपने देखा होगा मूवीज में, नहीं तो क्या पता किसी ने लाइव भी देखा हो, कि जब एक लेडी जेस्टेशन पीरियड उसका खत्म हो जाता है, यानी कि डिलीवरी का टाइम आता है, उस टाइम पर उसकी बॉडी में बहुत पेन होता है, जिसको हम लेबर पेन भी कहते हैं। वो लेबर पेन का बहुत बड़ा कारण ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये हमारी ये यूटेरस की मसल्स पे एक्ट करता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, जिसके कारण पेन होता है। इसीलिए हम ऑक्सीटोसिन को पार्चुरेशन हार्मोन भी कहते हैं। पार्चुरेशन हार्मोन। नेक्स्ट बात बताती हूं ऑक्सीटोसिन के बारे में। ये जो ऑक्सीटोसिन है, देखो मिल्क फॉर्मेशन का काम तो प्रोलैक्टिन का था, लेकिन मिल्क को रिलीज कराने का काम ऑक्सीटोसिन का होता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। नेक्स्ट बात करते हैं ADH हार्मोन की। ADH में मुझे तुम्हें ज्यादा पढ़ाना नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा चुकी हूं। ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है।
मैंने आपको कहा था ये यूरिन के फॉर्मेशन को, यूरिन के रिलीज को रोकने का काम करता है। जब बॉडी में जब बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कम होता है तब जाके वेसोप्रेसिन रिलीज होता है और ये बहुत ज्यादा वाटर को रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है ताकि यूरिन कम हो और यूरिन में वाटर लॉस भी कम हो, तो ये रीएब्जॉर्प्शन करेगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, कभी कभी इंसान के अंदर वेसोप्रेसिन के हार्मोन की कमी हो जाती है, तब उसे एक बीमारी होती है जिसको हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, हाइपोसेक्रीशन ऑफ एडीएच। एडीएच मतलब एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, और इसके कारण क्या होता है, वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है। अब देखो इस हार्मोन का नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अब ये नहीं है तो यूरेसिस होगा, यानी कि यूरिन डिस्चार्ज बहुत होगा, तो यहां पर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे इंसान यूरिनेट करता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर लॉस ज्यादा होता है, एक्सेसिव वाटर लॉस, एक्सेसिव वाटर लॉस। क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ये हमने एनसीईआरटी के बारे में देख लिया, चलो भाई एक और हार्मोन पढ़ा। अब हम नेक्स्ट हार्मोन की बात करेंगे जिसका नाम है, जिस ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड भी हमारे बॉडी के अंदर ही मौजूद होता है, हमारे ब्रेन में, बॉडी के अंदर तो सभी मौजूद हैं, ब्रेन में ही मौजूद होता है, क्लोज टू मौजूद होगा ये हमारे पिट्यूटरी। ये जो पीनियल ग्लैंड है बहुत छोटा सा ग्लैंड होता है, कभी कभी इसको थर्ड आई बोला जाता है। बर्थ के टाइम पे ये बहुत बड़ा होता है, उसके बाद में ये डीजेनरेट होता है, तो इट डीजेनरेट्स विथ एज, डीजेनरेट्स विद एज। उम्र के साथ साथ ये डीजेनरेट होने लगता है, बाद में ये इनएक्टिव हो जाता है, किसी काम का नहीं होता, हम तब उसको ब्रेन सैंड भी कह देते हैं, और इसका एक और नाम है थर्ड आई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक हार्मोन बनाता है मेलेटोनिन हार्मोन, सिर्फ एक हार्मोन बनाता है। ये मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है, मैंने यहाँ पे लिखा ताकि सब कुछ आसान हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट काम कहाँ गया, सबसे इंपॉर्टेंट काम मेलेटोनिन हार्मोन का होता है कि ये बॉडी की रिदम को कंट्रोल करता है, डायर्नल रिदम। डायर्नल रिदम का क्या मतलब है, जरा हम इसको समझते हैं। डायर्नल रिदम का मतलब है कि आप सोओगे कब, आप जगोगे कब, आपकी बॉडी का टेम्परेचर या स्लीप वेक साइकिल जिसको हम कहते हैं कि यार इतना बज गए तो भूख लगी जाती है 2-3 बजे के आसपास, रात में 11 बजे से ना नींद आ ही जाती है। ये जो पूरी साइकिल है इसको हम डायर्नल रिदम कहते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम मेलाटोनिन करता है। पहली चीज, ये हमारे स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, कितने बजे सो रहे हैं कितने बजे उठ रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो अब मैंने आपको 2 लोग बता दिए जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, कौन कौन बता दिया है, एक तो मैंने आपको मेलाटोनिन के बारे में बताया है, और याद करो पिछले चैप्टर में हाइपोथैलेमस के बारे में भी बताया था कि ये भी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। बॉडी के मेटाबॉलिज्म में इसका काफी रोल होता है भाई, पिगमेंटेशन में ये जरूरी होता है। यही पिगमेंट हमारी बॉडी में जब सन पड़ता है, टैनिंग होती है, उस टाइम पर टैनिंग के पीछे रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं ये होता है। फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करने का काम ये पीनियल ग्लैंड करता है। ऐसा बोला जाता है कि जब आप अपनी टीन एज में आते हो तब जाकर हमारा पीनियल ग्लैंड डीजेनरेट काफी कुछ हद तक हो जाता है, और उसी के बाद में आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू होता है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। ये हो गया हमारा पीनियल ग्लैंड। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड की बात करते हैं। ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाना चाहूंगी, पहले आप थायराइड ग्लैंड की लोकेशन देखें, ये हो कहाँ है, कहाँ पे, देखो ये है मेरी विंड पाइप,
ठीक है, ये हमारी पूरी ऐसे विंड पाइप चल रही है। अगर मैं पीछे से जाके देखूंगी, ये रहे, ये हमारा ट्रैकिया है, ऐसे ही पूरा चल रहा है। यहां पर सपोज ये ट्रैकिया है, तो किसी ने इसे ऐसे कवर कर रखा है, उसको हम थायराइड ग्लैंड कहेंगे। देखो, इस तरीके से थायराइड ग्लैंड ने ट्रैकिया को कवर कर रखा है। अगर मैं इसको आगे से देखूंगी तो मुझे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये तो वेंट्रल व्यू है। अब मैं आपको इसका डॉर्सल व्यू भी दिखाती हूं, ये रहा डॉर्सल व्यू। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि थायराइड ग्लैंड ने किस तरीके से कवरिंग कर रखी होगी, जरा इमेजिन करना। सपोज ये हमारा ट्रैकिया है, यहां पर इस तरीके से मौजूद है मेरा थायराइड ग्लैंड, आगे से पूरा कवर्ड है, पीछे से ऐसे खाली है, तभी तो मुझे पीछे से ऐसे दिखेगा और आगे से आपको ऐसे दिखेगा। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर मुझे दो लोब्स देखने को मिल रहे हैं, एक ये लोब है और ये दूसरा लोब है। बीच वाले पोर्शन ने देखो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम किया है, और इस बीच वाले पोर्शन को हम इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस, जिसने थायराइड ग्लैंड के दोनों फ्लैप्स को कनेक्ट करने का काम किया। ये जो थायराइड ग्लैंड है भाई, बहुत गजब का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। तो ये तो पैराथायराइड हो गया, थायराइड कहां गया? ये रहा। तो ये हमारे थोरैसिक कैविटी में मौजूद है। थोरैसिक कैविटी में तीन ग्लैंड्स पड़ेंगे, थायराइड, पैराथायराइड और थायरमस। ठीक है, सबसे पहले थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे हैं। ये फॉलिक्यूलर ग्लैंड है, फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, फॉलिकल्स। इसका क्या मतलब है? अरे भाई, अगर आप इसको देखें तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सपोज ये एक सेल है, फिर ये दूसरी है, फिर ये तीसरी है, यानी कि दाने दाने जैसी सेल हो रखी है, बस उन्हीं को हम फॉलिकल कहते हैं। तो ये भी फॉलिक्यूलर ग्लैंड कहलाया जाता है। ये जो फॉलिक्यूलर ग्लैंड है, इसके फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा जरूरी आयोडीन है। आयोडीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए। एक्चुअली यहां पर दो तरीके के हार्मोन बनते हैं। इस टीसीटी को मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं T3 T4 जो लिखा है ये आपको समझाना चाह रही हूं। यहां पर दो तरीके के हार्मोन बनते हैं। सबसे पहले बनता है T3, जिसका मतलब है ट्राए आयोडो थायरोनिन। ये फिर कन्वर्ट होता है T4 में, टेट्रा आयोडो थायरोनिन, और इस टेट्रा आयोडोथायरोनिन को ही हम नाम देते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। इसी को हम थायरॉक्सिन हार्मोन का नाम दे देते हैं। ये थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। आपकी बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं, सबके मेटाबॉलिज्म का बहुत बड़ा भार इसके ऊपर है। वेरी इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिज्म। इस थायराइड हार्मोन की कमी या ज्यादा क्वांटिटी बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। जरा मैं आपको बताती हूं। कभी कभी क्या होता है, थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। क्यों होती है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो ये पूरा रीजन स्वेल्ड हो जाता है, और उस बीमारी को हम गोइटर कहते हैं। तो गोइटर किसके कारण है? हाइपोसेक्रीशन, हाइपोसेक्रीशन ऑफ T4। क्यों हुआ? क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंसी हो गई थी, उसके कारण स्वेल्ड नेक हो जाती है, और उसी बीमारी को हम गोइटर कह देते हैं। आगे बताती हूं मैं। ये तो अडल्ट के अंदर हुआ है, लेकिन अगर सपोज किसी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ऐसा हो जाए, तो जो बच्चा पैदा होगा वो उस बच्चे के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। उस बच्चे की स्टंटेड ग्रोथ होती है, रुकी हुई ग्रोथ होती है। उस बच्चे का लो आईक्यू होता है, ठीक है, उसका एबनॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग होती है।
उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन भी हमको देखने को मिलता है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर हाइपोसेक्रीशन ऑफ थायराइड था। हाइपोसेक्रीशन ऑफ थायराइड इन प्रेग्नेंट लेडी। क्लियर? कमी हो गई, ऐसा हो गया। कभी कभी बहुत एक्सेसिव हो जाता है तो हाइपर थायरॉयडिज्म होता है। जैसे कि कभी कभी थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो जाता है, वो बहुत बड़ा कारण हाइपरथायरॉयडिज्म का है। कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड अगर हो गया है, ठीक है। आगे सुनो जरा, मेरी बात समझो। नेक्स्ट चीज बता रही हूं मैं आप लोगों को। यहां पर हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण क्या क्या होगा? बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत एक्सेसिवली बढ़ जाएगा, यानी कि बॉडी में स्टोर्ड फूड ही नहीं बचेगा, सबको वो बिना बात के यूज करने लग जाएगा। एक्सेसिव वेट लॉस होता है और फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इंटरप्ट हो जाती है। ये सब चीजें थायराइड ग्लैंड के हाइपर सेक्रीशन के कारण हो सकती हैं। तो मैंने आपको T3 T4 के बारे में बताया। एक हार्मोन है TCT जिसका नाम है थायरो कैल्सीटोनिन। थायरोकैल्सीटोनिन का फंक्शन 2 मिनट में बता रही हूं, उससे पहले वापस से हम इस डायग्राम को देखते हैं। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो मुझे पीछे से डॉर्सल व्यू लेने पे थायराइड ग्लैंड में 4 छोटे छोटे से लोब जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअली में ये भी एक हार्मोन है और इस हार्मोन का नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन। मैंने क्या बोला? थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स है। हाँ, यानी कि सपोज ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है। इस लोब में 2 पैराथायरॉइड ग्लैंड होंगे और इस लोब में भी 2 पैराथायरॉइड ग्लैंड होंगे। इसीलिए हमने बोला 1 पेयर इन ईच लोब। ये सिर्फ एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है PTH पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन। अब जरा मैं आपको पैराथायरॉइड हार्मोन के बारे में समझाती हूं। अब हम कंपेयर करेंगे PTH यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन को, और दूसरा हम कंपेयर करेंगे हमारे कौन से हार्मोन को? TCT थायरोकैल्सीटोनिन को। जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये हाइपर कैल्सेमिक है। इसका क्या मतलब है? देखो जरा एक एक करके समझते हैं। PTH हाइपर कैल्सेमिक है, यानी कि ये क्या करेगा समझो। ये ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा। इट इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड। कहां से बढ़ाएगा? क्या लगता है? बोन्स में से चुरा लेगा। तो बोन्स में से चुरा चुरा के ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। तो क्या मैं ऐसा बोलूं, बोन्स में से अगर कैल्शियम निकाल लोगे तो क्या ये बोन की डेंसिटी को रिड्यूस कर देगा? इट रिड्यूसेस बोन डेंसिटी। ये हो गया एक हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन। दूसरा देखते हैं TCT। TCT मतलब थायरोकैल्सीटोनिन। ये हाइपो कैल्सेमिक हार्मोन है। यान हाइपो मतलब कम, यानी कि ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा कम करेगा। कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ब्लड में से कम कर रहा है तो कहां डालेगा? अरे भाई बोन्स में डाल देगा, तो बोन की डेंसिटी को बढ़ा देगा। इंक्रीजेस बोन डेंसिटी।
यानी कि अगर आप और मैं ध्यान से देखें तो ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इन दोनों हार्मोन्स को हम बोलेंगे कि इनका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है। एंटागोनिस्टिक मतलब एकदम अलग, एकदम ऑपोजिट। ये एंटागोनिस्टिक हैं, एक दूसरे के अलग अलग रहते हैं, अलग अलग ऑपोजिट काम करते हैं। और ये जरूरी भी है, क्योंकि जब ब्लड में जरूरत है कैल्शियम की तो थोड़ा सा निकाल के पीटीएच ब्लड में डाल देगा। लेकिन जिंदगी भर अगर ऐसे करते रहोगे तो बोन्स तो वीक हो जाएंगी, फ्रेजाइल हो जाएंगी। तो फिर टीसीटी आता है और ब्लड से कहता है कि जितना कैल्शियम लिया था वापस करो, मुझे बोन को देना है। तो ये ब्लड और बोन के बीच में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। आई होप आप लोगों को ये हार्मोन समझ में आए होंगे। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट हार्मोन जिसका नाम है, नेक्स्ट ग्लैंड जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की लोकेशन क्या है जरा समझते हैं। हमारे दोनों लंग्स, उसके बीच में हार्ट, हार्ट के आगे दोनों लंग्स और हार्ट को प्रिवेंट कर रहा है स्टर्नम। ठीक है, तो स्टर्नम के पीछे, हार्ट के आगे और लंग्स के बीच में मौजूद होता है थाइमस ग्लैंड। क्या क्या बोला? वेंट्रल साइड ऑफ आओटा, वेंट्रल मतलब फ्रंट, आओटा के आगे, बिटवीन लंग्स दोनों लंग्स के बीच में, और स्टर्नम के पीछे। तो दोनों लंग्स के बीच में, आओटा के आगे और स्टर्नम के पीछे मौजूद होता है एक छोटा सा ग्लैंड जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। यहां से सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन हार्मोन। ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है बताती हूं। याद करो, मैंने आप लोगों को बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ाया था कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं कई सारे टाइप के डब्ल्यूबीसी। उसमें लिम्फोसाइट्स थे, मोनोसाइट्स थे, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स थे। लिम्फोसाइट्स में दो पढ़ाए थे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। मैंने कहा था टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन थाइमस में होता है। तो समझिए थाइमोसिन का फंक्शन क्या है? मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। पहली बात। दूसरी बात, थाइमस का एक और फंक्शन है कि ये बी लिम्फोसाइट्स की मदद करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, खुद नहीं बनाता। इट हेल्प्स बी लिम्फोसाइट्स इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, और बताती हूं और क्या करता है ये थाइमोसिन ग्लैंड। ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी का काम करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जरा इसका मतलब क्या है समझिए। आपने सुना है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान की किडनी के अंदर कोई इश्यू है तो हम उसका किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, अगर उसका किडनी फेलियर है तो। पर किडनी ट्रांसप्लांट में ऐसी राह चलते किसी भी इंसान का नहीं कर सकती। हम प्रॉपर उसमें कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, हमें देखते हैं कि वो सूटेबल डोनर है, वो सूटेबल एक्सेप्टर है, ऐसा सब। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी का भी किडनी उस इंसान की बॉडी में लगा दूंगी तो उसकी बॉडी की सेल्स उसे जीने ही नहीं देंगी। कौन? टी लिम्फोसाइट्स। ये थाइमस ग्लैंड ही है जो ग्राफ्ट रिजेक्शन का भी काम करता है। खैर वो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। जब इंसान धीरे धीरे ओल्ड एज में जाता है तो थाइमस ग्लैंड डीजेनरेट होने लगता है और इसीलिए बुड्ढों की इम्यूनिटी कम होती जाती है। तो इसीलिए यहां पर हम बोलेंगे कि वीक इम्यूनिटी होती है ओल्ड पर्सन्स में। जितने भी एजेड पीपल हैं, जितने भी बुढ़े लोग हैं, उन सबके अंदर ओल्ड पर्सन्स में इम्यूनिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि डीजेनरेशन हो रहा है। किसका? थाइमस का। क्लियर हो गई ये बात? चलो भाई इतना भी पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। एक और गजब का ग्लैंड पढ़ा रही हूं मैं आपको, अड्रीनल ग्लैंड। देखिए अगर ये हमारी किडनी है तो इस किडनी के ऊपर टोपी की तरह मौजूद एक ग्लैंड होता है और उस ग्लैंड को हम अड्रीनल ग्लैंड का नाम देते हैं। ठीक है, सपोज ये रहा मेरा अड्रीनल ग्लैंड। अब मैंने इसको खोल के देखा तो मुझे पता है क्या देखने को मिला।
कि इसका जो बीच का पोर्शन है, इसका जो बीच एक पोर्शन है जो बीच का है, उसके अलावा बाकी साइड में अलग अलग लेयर्स हैं। ऐसी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, देखो, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। ये लीजिए 3 लेयर्स हो गई। एक मिनट, नहीं, ठीक है, देखो, सबसे अच्छा बीच वाली का भी अब जब भारत का झंडा बना ही दिया है, हाँ अब ठीक लग रहा है। चलो देखें, ये बाहर की जो 3 लेयर्स हैं, इनको हम मिलाकर कॉर्टेक्स कहते हैं। और एड्रीनल का कॉर्टेक्स है तो अड्रीनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाले को हम मेड्यूला कहते हैं, अड्रीनल मेड्यूला। अब ये जो 3 लेयर्स हैं, जाहिर सी बात है इनके अलग अलग नाम होंगे। इनके नाम है GFR। GFR का क्या मतलब है समझो, सबसे बाहर वाली लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा। सेकंड वाली लेयर है जोना फेसिक्युलेटा, और अंदर वाली लेयर है जोना रेटिक्युलरिस। तो जैसे किडनी के अंदर था ना, वैसा ही यहां पर भी है GFR। जोना मतलब ऐसे याद रख लेना, किडनी के ऊपर मौजूद है, किडनी में GFR होता है, तो GFR ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। सबसे पहले मैं एड्रिनल मेड्यूला के ऊपर फोकस करूंगी। ये जो एड्रिनल मेड्यूला है ना, इससे 2 हॉर्मोन्स निकलते हैं। एक का नाम है अड्रेनलिन और एक का नाम है नॉर अड्रेनलिन। अड्रेनलिन और नॉर अड्रेनलिन 2 हॉर्मोन्स हैं, ठीक है। जरा अब मैं इसके बारे में बताती हूँ। इन दोनों हार्मोन्स को हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं, कैटकोलामीन भी कहते हैं, या इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। जब भी इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं तब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और ये क्या क्या करते हैं, जैसे मैं बताती हूँ, सीधी सी बात है। रिजल्ट आने वाला है, डर लग रहा है कि पापा से पिटाई होगी, तो क्या क्या होगा, आंखें फटी रह जाएंगी, प्यूपिल डायलेशन हो जाएगा, रोंगटे खड़े होने लगेंगे, या पाइलो इरेक्शन हम इसको कहते हैं, ठीक है। भूख प्यास मर जाएगी, आपकी थर्स्ट गायब हो जाएगी, आपका हंगर गायब हो जाएगा। उसके अलावा और क्या होगा, पसीने आने लगेंगे, एक्सेसिव स्वेटिंग, दिल की धड़कन बढ़ने लग जाएगी, इंक्रीज हार्ट बीट, सांसें बढ़ जाएंगी, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ये सब चीजें होने लग जाएंगी। इवन बॉडी को ये सब करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो बहुत जल्दी स्टोर्ड फूड टूटने लग जाएगा, तो जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है वो ब्रेक होगा, ग्लूकोजिनोलाइसिस हो जाएगा। ऐसी सब चीजें होती हैं। अब रिजल्ट आ गया, अच्छा था, ठीक था, नॉर्मल था, डांट नहीं पड़ी, पिटाई नहीं हुई, तो कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये इन सब का रिवर्स कर देगा नॉर अड्रेनलिन। इन सब से मिलके हम इनको टोटल मिलाकर नाम देते हैं, क्या कहते हैं, कैटकोलामीन्स, या इमरजेंसी हार्मोन, या फाइट और फ्लाइट हार्मोन। कहां से रिलीज हुए हैं, अड्रेनल मेड्यूला से रिलीज हुए हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम है, जरा देख लेते हैं हम इस डायग्राम को। देखें, किडनी के ऊपर टोपी की शेप में मौजूद ग्लैंड है अड्रीनल ग्लैंड। इसका बाहर का पोर्शन तो अड्रीनल कॉर्टेक्स कहलाया जाएगा, ठीक है, अड्रीनल कॉर्टेक्स ये रहा, और अंदर का पोर्शन जो येलो कलर का है वो अड्रीनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला है वो अड्रीनल मेड्यूला कहलाया जाएगा।
एड्रेनल मेड्यूला का काम मैंने आपको बता दिया है। अब हम एड्रेनल कॉर्टेक्स पे फोकस करते हैं। अगर 3 जोन है तो कुछ तो अलग स्पेशल कर रहे होंगे। पहले मैंने बोला जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। आपने ऑलरेडी देख लिया, जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर था, ये आउटर था, फैसिकुलेटा मिडिल था और रेटिकुलरिस इनर था। अब यहां से कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं और वो क्या काम करते हैं, जरा हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आ गया मेरा GFR का G, यानी कि जोना ग्लोमेरुलोसा। ये बनाता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स उसका बेस्ट एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन। एक्चुअली नाम से समझो, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है ना, तो मिनरल्स का कुछ मूवमेंट करा रहा होगा। समझिए जरा, ये जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। याद करिए, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा रखा है। किसके बारे में पढ़ा रखा है? एल्डोस्टेरॉन हार्मोन के बारे में, क्योंकि डीसीटी से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन और सोडियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है ताकि ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहे। तो एल्डोस्टेरॉन एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होता है। दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोज से कुछ रिलेटेड लग रहा है, एक्चुअली ये बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। मेंटेन शुगर लेवल, शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम जोना फैसिकुलेटा करता है। कॉर्टिसोल अगर इसका हाइपोसेक्रीशन हो जाए तो एक बीमारी होती है एडिसन्स डिजीज। और जोना रेटिकुलरिस से सेक्स कॉर्टिकॉइड से सेक्स हार्मोन्स या एंड्रोजन रिलीज होते हैं जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम ये करते हैं। ये थे मेरे एल्डोस्टेरॉन के हार्मोन। ऐसा करिए प्लीज हैव अ लुक एट दिस, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब हम नेक्स्ट ग्लैंड पे फोकस करते हैं जिसका नाम है पैनक्रियास। पैनक्रियास को हम मिक्स्ड ग्लैंड की उपाधि ही देते हैं। व्हाई इज इट कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड? क्योंकि इसके अंदर आपको एक्सोक्राइन पोर्शन भी देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको एंडोक्राइन पोर्शन भी देखने को मिलेगा। यानी कि डाइजेशन में ऑलरेडी एंजाइम्स रिलीज तो करता ही है इतने सारे, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि यहां पर हॉर्मोन्स भी बनेंगे। एक्चुअली यहां पर कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहंस। ये आइलेट ऑफ लैंगरहंस में 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक का नाम है अल्फा सेल्स और एक का नाम है बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स से फॉर्मेशन होता है एक हार्मोन का जिसका नाम है ग्लूकागॉन, और बीटा सेल से एक हार्मोन का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। ये जो ग्लूकागॉन है ये हाइपर, सुनना मेरी बात, ग्लूकागॉन हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन है, यानी कि ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने का काम करता है, और इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करेगा। यानी कि अगेन ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक दूसरे के एंटी हो गए, एंटागोनिस्टिक हो गए, और इन दोनों के बैलेंस से ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के अंदर दिक्कत हो जाती है, उन लोगों के अंदर हाइपो सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन होने लगता है। ये इंसुलिन के हाइपोसेक्रीशन में सिर्फ ग्लूकागॉन काम कर रहा है, तो एक तरफ की पार्टी जीत रही है, ब्लड
ग्लूकोज लेवल बढ़ने लग जाता है और इसी बीमारी को हम नाम दे देते हैं डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस, जो कि वेसोप्रेसिन के कारण हुई थी, मेलाइटस इंसुलिन के कारण होती है। तो हाइपोसेक्रीशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी, ग्लूकागॉन जीत गया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अब हम फोकस करेंगे दो ऐसे ग्लैंड्स पे जो कि जेंडर स्पेसिफिक हैं। सबसे पहला है टेस्टिस और दूसरा हम देखेंगे ओवरी। टेस्टिस के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर यहां पर आपको पता है कि यहां पर सेक्रीशन होता है और गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो सपोज ये मैंने टेस्टिस का सेक्शन कट किया, यहां पर ना ऐसी हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है, उसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। तो ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी गोलों में कट जाएगा, राइट? खैर 5 तो नहीं होती है, 1 से 3 ही होती हैं। तो क्या करें, छोटा बना दें क्या? ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगी, ऐसे हाईली कॉइल्ड ट्यूब। ये हो गई हमारी सेमिनिफेरस। यहां पर साइड में कुछ टिश्यूज मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यूज। इंटरस्टिशियल टिश्यूज, ये इंटरस्टिशियल टिश्यूज हॉर्मोन्स बनाते हैं जिनका नाम है एंड्रोजन। जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल थोड़ी देर पहले भी बोला था मैंने, टेस्टोस्टेरॉन। ये जो टेस्टोस्टेरॉन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करता है। आप बोलोगे मैम क्या क्या टास्क, चलो बता देती हूँ। ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो स्पर्मेटोजेनेसिस में कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। मेल्स के अंदर बियर्ड, मुस्टैच, ठीक है, इनकी जो भारी भरकम आवाज होती है, होस वॉइस, ठीक है, बॉडी एयर्स एटसेट्रा, इन सब को कंट्रोल करने का काम इसी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का होता है। नेक्स्ट आ गए हमारे ओवरीज। ओवरीज देखिए जरा, यहां पे भी एक डायग्राम बना देते हैं। लोअर एब्डोमेन में फीमेल में आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और यहां पे ये नीचे वेजाइना तक पहुंच जाएंगे। तो यहां मौजूद होती हैं दो पेयर्ड ओवरीज, या मतलब 1 पेयर ऑफ ओवरी। ये ओवरीज 2 हार्मोन का फॉर्मेशन सिक्रीशन करती हैं, एक का नाम है एस्ट्रोजन और एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। इन दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट अलग अलग रोल है। जैसे कि अगर मैं एस्ट्रोजन की बात करूं तो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये काम आती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे इवन एस्ट्रोजन तो पता है बाद में हमारे बॉडी की कैल्शियम लेवल को भी कंट्रोल करने का काम करती है। प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन की उपाधि देते हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन, 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का होता है। इसकी क्वांटिटी कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये 2 जगह से निकलता है, एक तो ओवरी से निकला, इसका एक और सोर्स होता है वेरी इंपॉर्टेंट, इसका अनदर सोर्स है कॉर्पस लूटियम। देखो कॉर्पस लूटियम मैंने अभी थोड़ी देर पहले और बोला था, एलएच फॉर्मेशन और मेंटेनेंस करता है कॉर्पस लूटियम का। क्या है इसका मतलब, मैं समझा देती हूँ। जैसे इस ओवरी में एग का डेवलपमेंट हो रहा था, सपोज एक एग यहां पर रिलीज होकर आ गया, अब वो आगे चलता जाएगा,
पीछे कुछ ना कुछ इसका रिमेनिंग पोर्शन बचेगा। ये लो, इस रिमेनिंग पोर्शन को क्या बोलूं मैं? रिमेनिंग पोर्शन आफ्टर ओव्यूलेशन। जो भी बचेगा उसको हम कॉर्पस लूटियम कहते हैं। हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, हर महीने ओव्यूलेशन होता है, कॉर्पस लूटियम बनता है। ये कुछ दिन तक मेंटेन रहता है और वेट करता है फर्टिलाइजेशन का। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कॉर्पस लूटियम 9 महीने तक मेंटेन रहेगा। जब नहीं होता है फर्टिलाइजेशन तो ये कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाता है और इसके डीजेनरेशन के कारण प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाती है और उसी के कारण मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। क्योंकि वो जो ब्लड लाइनिंग है, उसके ब्लड लाइनिंग के फॉर्मेशन का काम एस्ट्रोजन का है, पर मेंटेनेंस का काम प्रोजेस्टेरॉन का है। तो मैंने क्या बोला, ये क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड लाइनिंग। हर महीने ब्लड लाइनिंग बनाने का काम एस्ट्रोजन, लेकिन उसके मेंटेनेंस का काम प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हमने ओवरीज भी देख ली, यानी कि हमने हमारी बॉडी के सारे मेजर ग्लैंड्स देख लिए। ब्रेन की तरफ 3 थे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियन। यहां पर 3 थे, थायराइड, पैराथायराइड एंड थाइमस। एब्डोमिनल रीजन में 2, अड्रीनल और पैनक्रियास। लोअर एब्डोमेन में जेंडर स्पेसिफिक टेस्टिस और ओवरी। अब हम आते हैं कि क्या हमारी बॉडी के और ऑर्गन्स में भी कुछ ना कुछ ग्लैंड्स मौजूद हैं? तो यस, बिल्कुल मौजूद है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन हार्ट के अंदर एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एट्रियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर। बताया था आप लोगों को, पढ़ाया है, याद करो जरा मेरे साथ में। कहां पढ़ा है? एक्सक्रीशन में पढ़ा है। ये वेसो डायलेशन का काम करता है। याद है? याद है? याद आया? कहां पढ़ा था? या जेजी एपरेटस था, जक्स्टा ग्लोमेरुलस, वहां पर वो रेनिन, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2 ऐसे रिलीज हो रहे थे। वो और एल्डोस्टेरॉन वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर थे, जीएफआर बढ़ा रहे थे, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा रहे थे। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है तब उसको रोकने का काम एएनएफ करता है। एक हार्मोन है वेसो डायलेशन का, ये काम करता है। तो ये क्या करता है? इट डिक्रीजेज ब्लड वॉल्यूम, कि भैया बहुत स्टोरेज कर लिया, जरूरत से ज्यादा कर लिया, अब नॉर्मल हो जाओ। दूसरा, किडनी से रिलीज होने वाला एक हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन। भैया एरिथ्रो वर्ड तो आरबीसी के लिए है और पोइटिन मतलब फॉर्मेशन। एक्चुअली में ये आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्वेश्चन आ चुका है, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। यहां से क्वेश्चन तो उन्हें फील ही नहीं हुआ कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गन है बॉडी के जो कि ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एक ऑप्शन किडनी था। बहुत सारे नासमझ मासूम बच्चे तुम्हारे जैसे नन्हे मुन्ने, उन्हें लगा किडनी का क्या रोल है, उन्होंने टिक कर दिया। अरे भाई, किडनी से ही तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकल रहा है जो आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो किडनी का भी रोल होता है। नेक्स्ट, हमारे जीआईटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी कई सारे अलग अलग लोकेशंस पर कुछ हार्मोन्स मौजूद हैं। मैंने उसकी लिस्ट बता दी है ताकि आप लोगों को ये समझ में आए। जैसे कि एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है गैस्ट्रिन हार्मोन, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है स्टमक के, और एचसीएल और पेप्सिनोजन का सेक्रीशन इंक्रीज करता है। दूसरा, सेक्रेटिन हार्मोन पैनक्रियाज में से रिलीज होगा और ये वाटर और बाइकार्बोनेट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। खाने में वाटर और बाइकार्बोनेट्स हमें एब्जॉर्ब कराने हैं ना, उनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट, एक और हार्मोन रिलीज होता है सीसीके, हम इसको कहते हैं कॉलसिस्टोकाइनिन। ये पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पे काम करता है और दोनों की फंक्शनिंग बढ़ाता है। और अब सब बढ़ा रहे हैं तो कोई रोकने वाला भी तो चाहिए, बैलेंस बनाना है। तो एक है जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जो कि गैस्ट्रिक सेक्रीशंस को रोकने का काम करता है। तो गैस्ट्रिन ने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एचसीएल पेप्सिन बढ़ाया, सेक्रेटिन पेनक्रियाज वाटर बाइकार्बोनेट्स बढ़ाया, कॉलसाइस्टोकाइनिन यानी कि सीसी के पेनक्रियाज गॉल ब्लैडर सेक्रीशन बढ़ाया, जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और सेक्रीशन से डिक्रीज कर दिया।
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यानी कि मैं आपको बता रही थी कि कुछ एडिशनल हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं इन सब ग्लैंड्स के अलावा। उन्हीं में एक है ग्रोथ फैक्टर, जो कि नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स हैं, और ये बॉडी में रिपेयर और रीजेनरेशन का काम करते हैं। क्लियर? वेरी गुड। चलो अब देखो, हमने जितने भी हॉर्मोन्स हैं उन सबको कैटेगराइज करके रखा है ऑन द बेसिस कि उसका नेचर कैसा है, केमिकल नेचर कैसा है। अगर उनमें प्रोटीन मौजूद है तो उन्हें हमने पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन कह दिया, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकेगॉन या पिट्यूटरी के हार्मोन या हाइपोथैलेमस के हार्मोन। अगर वहां पर लिपिड है तो हमने स्टीरॉइड कह दिया, जैसे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के कॉर्टिसोल, टेस्टो और कॉर्टिसोल वगैरह, और हमारी बॉडी के गोनाड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। अगर आयोडीन मौजूद है तो आयोडोथायरोनिन यानी कि थायराइड के, और अगर अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स जैसे कि एपिनेफ्रिन। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स। डन। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, विच इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हार्मोन किस तरीके से एक्ट करते हैं, क्योंकि तो बॉडी में कहीं पे भी रिलीज हो गए हैं ना, तो हार्मोन्स दो तरीके से एक्ट कर सकते हैं। या तो ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे, या फिर ये इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे, इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, जरा मैं आपको उसकी मदद से समझाती हूं। देखो जरा समझो, ये मेरी लिपिड की बाइलेयर है और ये कोई सेल है, मुझे इससे कुछ काम करवाना है। अब होगा क्या, सपोज एफएसएच, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ रहा है, यानी कि बड़ा सा प्रोटीन कंपाउंड है। क्या वो प्रोटीन अंदर आ सकता है? नहीं। तो इसका रिसेप्टर इसी मेम्ब्रेन पर मौजूद होगा। इस मेम्ब्रेन पर मौजूद होगा एक रिसेप्टर, जिस पर जाकर मेरा एफएसएच चिपक जाएगा। एफएसएच चिपक गया यहां पर, और फिर उसके बाद में ये क्या करेंगे जरा समझना, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, कुछ मैसेंजर्स रिलीज करते हैं, जैसे कि हम इनको कहते हैं कैंप करके, CAMP या कैल्शियम आयन। और ये अल्टीमेटली बाद में जाके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और फिर जाके हमें जो भी ग्रोथ देखनी है या जो भी रिस्पॉन्स देखना है वो हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि ये थी ओवरी की मेम्ब्रेन। कौन है? ओवरी की मेम्ब्रेन। इस पर आया एफएसएच हार्मोन, जो कि चाहता है कि इस ओवरी की ग्रोथ होने लग जाए। तो वो डायरेक्टली अंदर आके ओवरी को नहीं बोल सकता ए तू ग्रो करने लग जा। वो क्या करेगा? वो मेम्ब्रेन पर मौजूद एक रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा। ये लो, जैसे ही रिसेप्टर से वो बाइंड किया, रिसेप्टर ने रिस्पॉन्स क्रिएट कर दिया, जिसके कारण अब अंदर तक इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए हमें कुछ एडिशनल मैसेंजर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि कैंप या कैल्शियम। और उसके बाद में अल्टीमेटली मुझे ओवरी की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो यानी कि कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि मेम्ब्रेन को पार करके अंदर नहीं जा सकते, तो वो बाहर से ही सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्रिएट करवाएंगे। पर कुछ ऐसे हैं जो अंदर जा सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देती हूं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन तो खुद एक लिपिड है, तो उसे एक लिपिड की मेम्ब्रेन कहां रोकेगी? वो तो उसे आसानी से अंदर आने देगी। तो जैसे एस्ट्रोजन यूट्रस की मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है और उसके बाद में ब्लड लाइनिंग का फॉर्मेशन कर देता है, तो ये एस्ट्रोजन अब इसको किसी सेकेंडरी डाकिए की जरूरत नहीं है, ये अंदर आती जाएगी। अंदर आकर ये इसके न्यूक्लियस में जाके एक परफेक्ट रिसेप्टर से, जहां पर भी इसका हार्मोन रिसेप्टर होगा, उससे बाइंड कर जाएगी। फिर ये डीएनए के अंदर चेंज करेगी और बोलेगी कि भैया ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रोटीन्स बनाओ जो कि मेरा काम कर सके।
तो क्या हुआ, अगर वो अंदर नहीं जा सकता तो वो अपना डाकिया अंदर भेजेगा, एक सेकेंडरी मैसेंजर, और अगर वो खुद अंदर जा सकता है तो वो भागकर अंदर आएगा, उसके हार्मोन रिसेप्टर से चिपकेगा और फिर डीएनए में चेंज करवा के बना देगा अपना रिस्पॉन्स, जो भी उसे क्रिएट करवाना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेकेंडरी मैसेंजर किसमें बनते हैं, जिनके हार्मोन रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे हैं कि अंदर हैं। जिनके हार्मोन रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन पे हैं, गेट पे खड़े होकर उसने डाकिए के थ्रू अपना मैसेज भिजवाया है। क्लियर? एंड विद दिस स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है और इसके साथ हमारी स्कॉलर्स की सीरीज भी खत्म होती है। मुझे तो बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ाने में। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ये बात जरूर बताएं। हम लोग मिलेंगे, अब तो वही हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, तो मैं बोल नहीं सकती हूँ पर मैं ये जरूर बोलूंगी कि हम मिलेंगे हमारे डीपीपी डिस्कशन में। तो वी गाइज विल मीट हमारे डीपीपी डिस्कशन में और हमारे लाइव सेशंस में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हैव अ गुड डे, गुड लाइफ। थैंक यू।